दोस्तों जरा सोच कर देखिए, आप अपनी नाव पर समुद्र में बिल्कुल अकेले हैं। दूर दूर तक बस पानी है, खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, रास्ते का कोई अता पता नहीं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 15 दिन या 30 दिन आप जिंदा रह पाओगे भूखे प्यासे, और हो सकता है उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा भी आदमी है जिसने इन्हीं सिचुएशंस में अपनी मौत को टक्कर दी। दोस्तों ये बात है मैक्सिको के एल साल्वाडोर नाम की जगह की, जहां एक जोस साल्वाडोर एल बुरंगा नाम का मछुआरा रहता था। उसका काम था समुद्र में जाना, 1-2 दिन वहां रहना, मछलियां पकड़ना और फिर उनको बेचना। और ये काम करते करते उसे लगभग 15 साल हो गए थे। ये बात है 18 नवंबर 2012 की, जब उसे मछलियां पकड़ने के लिए जाना था। उसका एक साथी था जो हमेशा उसके साथ मछलियां पकड़ने जाया करता था। उसी के साथ जो साल्वाडोर को मछलियां पकड़ने के लिए जाना था, लेकिन किसी मजबूरी के कारण उसके दोस्त ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। जो साल्वाडोर मछलियां पकड़ना पोस्टपोन्ड भी कर सकता था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उसको उसी दिन जाना था। जो साल्वाडोर ने एक 20 साल के लड़के से उसके साथ चलने के लिए पूछा, जिसका नाम था कोर्डोबा, जो अभी अभी नया मछुआरा बना था। वो लड़का 2-3 दिन के लिए समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जो साल्वाडोर के साथ चलने को राजी हो गया, और ये दोनों अपने मालिक की 23 फीट लंबी नाव में मछलियां पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। और ये नाव बड़ी सिंपल थी, ना कोई शेड ना कोई बांस के तंबू, बड़ी ही फ्लैट और सिंपल नाव थी। ये इतनी छोटी थी कि अगर लहरों में उतर भी जाए तो दूर से दिखाई नहीं देगी। जो साल्वाडोर और कोर्डोबा 18 नवंबर 2012 को मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में उतर जाते हैं, और उनके पास जो सामान था वो था 60 लीटर पानी, 250 लीटर गैसोलीन और 700 हुक्स, 3 चाकू और एक मोबाइल फोन, एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस और एक 2-वे रेडियो डिवाइस। इस डिवाइस से मछुआरे एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए अपने पास रखते हैं। 90 किलो आइस भी अपने साथ ले गए ताकि पकड़ी हुई मछलियां खराब ना हो जाए। पहला दिन गुजरने लगता है, मछलियां पकड़ते हैं, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर दूसरा दिन आता है, वे मछलियां पकड़ते हैं और दूसरा दिन भी ठीक ठाक चलता है। और अब तक ये 500 किलो के लगभग मछलियां पकड़ चुके थे, और तब ये किनारे से लगभग 80 किलोमीटर दूर थे। अब 20 नवंबर 2012 को इनको वापस लौटना था, और तभी अचानक से समुद्र में एक तूफान आ जाता है। तूफान काफी तेज, लहरें ऊंची ऊंची, और तूफान के बीच जो साल्वाडोर की नाव फंस जाती है, और जिस रूट से उनको वापस आना था उस रूट से लहरें उनको दूर कर देती हैं। दोस्तों जिस रास्ते से अब उनको जाना था उस रास्ते से वो भटक चुके थे। बड़ी बड़ी लहरों की वजह से नाव की दिशा और रास्ता भटक चुके थे। उनको दूर दूर तक कुछ नहीं नजर आ रहा था सिवाय पानी के। ऐसे में उनको बस जीपीएस ट्रैकिंग का ही सहारा था, और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी बंद हो चुका था क्योंकि उसने 2 दिन में काम करना बंद कर दिया था। और जब तूफान थोड़ा शांत सा हुआ, तब जो साल्वाडोर ने अपने मालिक को फोन किया और बताया कि वो लोग रास्ता भटक चुके हैं। मालिक ने कहा कि जीपीएस की हेल्प लो, लेकिन जीपीएस तो बंद हो चुका था, और इतने में तब तक रेडियो डिवाइस भी बंद हो जाता है, और उन दोनों का दुनिया से संपर्क टूट जाता है। अब जो साल्वाडोर और कोर्डोबा दोनों नाव पर हैं, इनको ये नहीं पता कि हमारी नाव किस दिशा में है और हम किनारे से कितनी दूरी पर हैं, इनको कुछ नहीं पता। कुछ देर बाद फिर से तूफान आता है। अब लहरें इतनी तेज थी कि इनकी नाव पूरी तरह से भटक चुकी थी। इनको कुछ भी नहीं पता कि ये अब कहाँ है। धीरे धीरे समय बीतता है, रात होती है, फिर दिन होता है, लेकिन इनको कुछ नहीं पता कि हम कहाँ हैं और किस ओर जा रहे हैं। लेकिन अभी तक उनके पास खाने पीने का सामान था। चौथे दिन फिर से तूफान आता है और इनकी जान खतरे में आ गई। इनको डर लगने लगता है कि हमारी छोटी सी नाव डूब जाएगी। अब जान बचाने के लिए इन्होंने भारी सामान नाव से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। अब करीब 500 किलो मछलियां थीं, और उनमें वजन तो था ही, और साथ ही डर था कि शार्क मछलियों की गंध से उन तक ना पहुंच जाए। तो फिर उन्होंने मछलियों को नीचे फेंक दिया और पानी भी फेंक दिया। थोड़ी बहुत जरूरत की चीजें रखी और बाकी सब फेंक दिया, क्योंकि उनको उम्मीद थी तूफान थमेगा, रास्ता भी मिलेगा और हम किनारे तक भी पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
तूफान ने उनकी नाव का रुख ऐसा बदल दिया कि उनको पता ही नहीं कि उनका रास्ता है कहाँ। अब धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, रात और दिन बीतते जाते हैं। किसी से उनका कांटेक्ट नहीं हो रहा था, पानी भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था, खाना उनके पास जो था वो लगभग खत्म ही हो चुका था। समय को काटते काटते उनको 10-15 दिन बीते और अब पानी भी खत्म, खाने पीने का सामान भी खत्म। अब उनके सामने जिंदा रहने की सबसे बड़ी चुनौती थी। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। अब नाव के पास जो पक्षी आते उनको पकड़कर खाने लगते और समुद्र से मेंढक और कुछ समुद्री जीव भी पकड़कर खाए। उन जीवों को खाकर ये जिंदा रहते हैं। शुरू में बचने के लिए इन्होंने समुद्र का पानी तो पिया, लेकिन समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत खारा होता है, बहुत सैलिन वाटर होता है। समुद्र के जीवों को पकाए जाने का तो कोई साधन था नहीं, तो जो खा रहे थे सो कच्चा खा रहे थे, जिसकी वजह से उनके गले की हालत काफी खराब हो चुकी थी। पानी खत्म हो चुका था, समुद्र का पानी पी नहीं सकते। 1-2 घूंट जैसे तैसे वो पीकर जिंदा रह रहे थे। थोड़ा समय गुजरने लगता है, इनको दूर कई बड़े बड़े जहाज दिखाई देते हैं। जहाज तो इन दोनों को दिख जाते हैं, लेकिन जहाज वालों को इनकी नाव नहीं दिखाई देती। उन्हें बुलाने के लिए ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन सब बेकार। किसी भी जहाज ने इनकी आवाज न सुनी, ना ही किसी जहाज की इन पर नजर पड़ी। धीरे धीरे वक्त और बीतता है और 20 से 25 दिन गुजर जाते हैं। जो सिल्वाडोर की उम्र उस समय लगभग 37 साल की थी और 20 साल के कोर्डोबा की हिम्मत टूटती जा रही थी। उससे कुछ खाया नहीं जा रहा था, समुद्र का पानी पिया नहीं जा रहा था। जो सिल्वाडोर खुद को और कोर्डोबा को जिंदा रखने के लिए एक आइडिया सोचता है। अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने खुद के पेशाब को जमा करके पीना शुरू करते हैं। फिर ये दोनों अपना पेशाब पी पी कर जिंदा रहते हैं। दोस्तों 30 दिन बीत जाते हैं। कच्चे समुद्री जीव खाना और पेशाब पीना, ये सब कोर्डोबा सह नहीं पा रहा था। उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, वो अनकॉन्शियस होता जा रहा था। जो सल्वाडोर कोर्डोबा को हौसला दे रहा था कि हमको जिंदा रहना होगा, हम एक दिन किनारे तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन कोर्डोबा की हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी और कोर्डोबा बोलता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी एक आखिरी इच्छा जरूर पूरी करना, मेरी माँ के पास जाना और उनसे कहना कि मैं उनसे बहुत नाराज था, लेकिन अब नहीं हूँ क्योंकि मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है। जो सिल्वाडोर ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन अगर मैं मर गया, तुम किनारे तक पहुँच गए, तो तुम मेरी माँ के पास जाकर उनसे कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता था। कोर्डोबा को समुद्र में रहने का कम एक्सपीरियंस था और इसी वजह से वो हिम्मत हार गया। और 30 दिन बाद ही जो सिल्वाडोर एक दिन सुबह देखता है कि कोर्डोबा के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही। जो सिल्वाडोर उसको उठाने की कोशिश करता है, उसको झकझोरता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। कोर्डोबा की मौत हो चुकी थी और उसकी मौत के 4 दिन बाद भी जो सिल्वाडोर उसकी डेड बॉडी से बात करने लगता है, क्योंकि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और एक दूसरे को जिंदा रखने की हिम्मत देते देते उनको 1 महीना भर हो चुका था। जो सिल्वाडोर को लग ही नहीं रहा था कि वो मर गया है और 4 दिन बाद उसे एहसास हुआ कि ये तो मर चुका है। अगर मैं इसे ऐसे ही बात करता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। तब फिर वो खूब रोया और उसने उसकी लाश को पानी में फेंक दिया। तब उसने फैसला किया कि मैं अपनी मौत से आखिरी सांस तक लड़ूंगा और अपने आप से वादा किया कि मैं जिंदा रह के दिखाऊंगा। इसके बाद वह जैसे तैसे अपनी जिंदगी को चलाने लगता है। परिंदे, मेंढक और खुद का पेशाब पीकर वो जिंदा रहता है, क्योंकि उसे 15 साल से समुद्र में रहने का तजुर्बा था, तो उसको पता था कि समुद्र में बीते हुए दिनों को कैसे गिनना है। वो हर रात गुजरने पर अपनी नाव पर एक निशान बना देता था और धीरे धीरे समय निकलने लगता है और उसकी जिंदगी इतनी कठिन परिस्थितियों में चल रही है। एक रात वो परेशान लेटा हुआ था तो उसको बादलों के गड़गड़ाने की आवाज़ आई। उसकी आंख खुली, उसने देखा कि बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। ये देख वो खुश हुआ और उसने सोचा कि अब तो पीने के लिए पानी मिलेगा। और उसके पास जितनी भी डिब्बे जैसी चीज़ें थी उनका मुंह आसमान की ओर करके रख दिया, ताकि जब बारिश हो तो उस बारिश का पानी उनमें जमा हो जाए। बारिश हुई, डिब्बों में पानी भरा और उसने अगले दिनों के लिए बूंद बूंद का हिसाब करके पानी पिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। बीच में कई बार उसे लगा कि मुझे नाव से कूद जाना चाहिए, क्योंकि उसकी हिम्मत भी अब
कमजोर पड़ रही थी, क्योंकि दूर दूर तक कोई किनारा नहीं दिख रहा था और कोई मदद की उम्मीद भी नहीं दिख रही थी और कोई कम्युनिकेशन नहीं है और कब तक मौत से लड़ता रहूंगा। और इस दौरान वो काफी दुबला पतला हो गया था, शरीर से मांस ही गायब हो चुका था, उसके पैर सूज चुके थे, बाल और दाढ़ी बड़े हुए थे, उसकी हालत बहुत खराब थी। उसको लगने लगा था कि मैं अब किसी का चेहरा नहीं देख पाऊंगा और मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा और ये समुद्र ही मेरी कब्र बनने वाला है। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और उसकी उम्मीदें भी कमजोर होने लगती हैं। उसको लगा कि अब शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। जब उसके जिंदा रहने के हौसले कमजोर हो रहे थे तब उसके मन से आवाज आई कि नहीं, अभी तो मौत से जंग जारी है, अभी तो और लड़ना है, अभी तो मुझे जिंदा रहना होगा। उसने जिंदा रहने के लिए अपने आप को एक राजा समझ लिया और अपनी 23 फीट नाव को एक महल और गार्डन समझ लिया और अपनी नाव पर वॉक करता और वॉक करने से उसकी बॉडी थोड़ी एक्टिव हुई। जब बॉडी एक्टिव हुई तो उसकी उम्मीदें फिर से नई हो गई और ये सब आखिर वो कब तक करता है। और वक्त बीतने लगता है, उसका शरीर जवाब दे रहा था। वो परेशान पड़ा था, शायद वो बेहोश हो गया था। बेहोश होते हुए अचानक उसे परिंदों की चहचहाने की आवाज आई। उसे लगा कि कोई सपना है। उसने अपनी कमजोर आंखों को खोला और उसने देखा कि परिंदे उड़ रहे हैं। ऐसा उसने बहुत लंबे समय बाद देखा। बीच समंदर में परिंदे नहीं उड़ते, परिंदे वहीं उड़ते हैं जहां किनारा होता है। क्योंकि वो एक मछुआरा था, जैसे ही उसने परिंदों को देखा तो उसको लग गया कि शायद मैं जिंदा रह पाऊंगा। उसको लगा कि अब तो मुझे किनारा मिल ही जाएगा। उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो उठा। उसने देखा एक दूर आइलैंड जैसी एक जगह है। जितनी ताकत और जोश उसके अंदर बचा था सब समेटा और उठा और अपनी नाव को उस आइलैंड की ओर ले जाने लगा। लेकिन किस्मत ने एक और मोड़ लिया। जैसे जैसे वो आइलैंड के करीब आ रहा था, समुद्र की लहरें अपना जोर मारने लगी। लहरें उसे उसकी उल्टी दिशा में धकेल रही थी, लेकिन किसी तरह जैसे तैसे वो ताकत लगाकर आइलैंड की ओर पहुंचने की कोशिश करता है। जब आइलैंड और उसकी नाव की दूरी कुछ ही बची थी तब उसको लगा कि इन लहरों से अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा, ये लहरें मुझे कहीं और ही ले जाएंगी। जब किनारा थोड़ी दूर ही रह गया था तो उसको लगा कि अब कूद जाना चाहिए, नहीं तो ये लहरें मुझे किनारे पर आने ही नहीं देंगी। वो समुद्र में कूद गया और जितनी उसके अंदर जान बची थी वो सब लगाकर वो तैरता है और जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से वो आइलैंड पर पहुंचता है। बड़े लंबे समय के बाद उसके कदम जमीन पर पड़ते हैं और जमीन पर आते ही वो बेहोश हो जाता है। जिस आइलैंड पर वो आया है उस आइलैंड का नाम मार्शल आइलैंड था। एमी और रसल ये दोनों पति पत्नी थे। उनका उस आइलैंड पर आना जाना लगा रहता था, जहां से वो नारियल लेके जाते थे। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स वहां पर पड़ा हुआ है। वो दोनों उसे देखकर समझ जाते हैं कि ये कहीं दूर समुद्र से तैर कर आया है। जब वो उसको पलट कर देखते हैं तो उसकी शक्ल से डर जाते हैं, क्योंकि शक्ल की हालत बहुत खराब हो रही थी। दाढ़ी, बाल और खाल बिल्कुल चिपकी हुई थी और ये चेहरा इतना इसीलिए बिगड़ गया था क्योंकि समुद्र में रहते रहते उसको 438 दिन बीत गए थे, यानी लगभग 14 महीने उसको बीत गए थे। और इन 14 महीनों में उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हाथ और पैर बिल्कुल हड्डी से लग रहे थे, उसकी आंखें अंदर धंस गई थी, उसकी एड़ियां सूज गई थी। जो उसको होश आया तब उसने उन दोनों को देखा और अपनी भाषा में कुछ बोले जा रहा था। वो जो भी बोल रहा था उनकी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इंग्लिश बोलते थे और जोश इंग्लिश बोलना नहीं जानता था। अपनी ही भाषा में कंटिन्यूस कुछ मिनट तक बोलता रहा, क्योंकि 14 महीनों से वो समुद्र में था और 13 महीनों से उसने किसी से भी बात नहीं की थी। सोचिए दोस्तों, 13 महीनों से अकेला ही समुद्र में जिंदगी काट रहा था। इसीलिए उसे इंसान दिखाई दिया तो उसने बोलना शुरू कर दिया। उसे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने वाला इंसान उसकी बात समझ रहा है या नहीं। बोलने के बाद वो खूब हंसने लगा और वो दोनों भी हंसने लगे। फिर उसके बाद पुलिस आती है और उसकी हालत पुलिस देखती है। और जहां से समुद्र में उसने चलना शुरू किया था और जहां पर वो पहुंचा था उसकी दूरी 8,800 किलोमीटर थी। ये तो स्ट्रेट दूरी है और उसने जो ट्रेवल करी होगी घूम घूम के, वो दूरी इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी कि मोटे तौर पर सीधी दूरी 8,800 किलोमीटर थी। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। ये बात एक अमेरिकन एम्बेसडर को पता चली। उसने जो उसकी हालत देखी और ये कहानी मीडिया तक पहुंची। हर आदमी जब जो उसकी कहानी सुनता है तो दंग रह जाता है।
कि कैसे एक आदमी अकेला बिना खाने के बिना पानी के समुद्र में रह रहा था, वो भी 14 महीने से। फिर जोस का इलाज होता है और उसकी हालत ठीक हो जाती है। तो फिर जोस को मैक्सिको भेजा जाता है और करीब 15 महीने बाद वो अपने घर आता है और अपनी माँ से मिलता है। अपनी माँ से मिलकर वो कोर्डोबा की माँ से मिलता है और उसकी माँ जोस से जो भी पूछ रही थी वो सब जोस उनको बताता जाता है। और उसने ये भी बताया कि मैंने कोर्डोबा से वादा किया था कि मैं आपसे मिलूं और ये भी बताऊं कि मैं अब उनसे नाराज नहीं। और कोर्डोबा की माँ ये सब सुनते सुनते रोती जाती है और जोस सिल्वाडोर अपने घर जाता है और मीडिया चैनल्स उसकी स्टोरी को कवर करने लगते हैं और जोस को थोड़ा बहुत पैसा भी मिलने लगता है। लेकिन डॉक्टरों ने उसे अकेला छोड़ने से मना किया था क्योंकि पानी और समुद्र की दहशत उसके दिमाग में घर कर गई है। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो इस तकलीफ से उबर नहीं पाएगा। जून 2014 में जब ये घर लौटा तो फिर इसे कभी अकेला नहीं छोड़ा गया और ना ही इसे कभी पानी के पास ले जाया गया। जून 2014 में जब ये घर पहुंचा और तब से अब तक इसे अकेला नहीं छोड़ा गया। पानी से उसे डर लगता है और वो समुद्र की ओर अब तक नहीं गया। लेकिन जोस सिल्वाडोर ने अपनी इस कहानी से पूरी दुनिया को ये बता दिया कि अगर एक बार कोई इंसान ठान ले तो जो चाहे वो कर सकता है। जोस सिल्वाडोर के जिंदा रहने के हौसलों के आगे मौत ने भी घुटने टेक दी। दोस्तों 5 मिनट में आपको मेरा एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और हो सके तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को और दोस्तों को कि बताइए उनको एक जज्बा क्या होता है, एक हौसला क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।